अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम निश रिसर्च को बिल्कुल डीपली समझने वाले हैं कि निश रिसर्च होती क्या है, ये क्यों ज़रूरी है। निश रिसर्च होती क्या है? निश रिसर्च अपना एक स्पेसिफिक एरिया और टॉपिक डिफाइन करना होता है जिसके अराउंड आप लिखेंगे। ठीक है, देखिए इंटरनेट के ऊपर बहुत ज़्यादा डाटा है। ठीक है, अगर आप ब्रॉड कैटेगरी को चूज़ करते हैं तो क्या होगा कि गूगल आपको अथॉरिटी नहीं मानेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जिनकी वेबसाइट्स पहले हैं आपसे, अब आपने अभी बनानी है, जिनकी पहले हैं आपसे, उन पे गूगल ज़्यादा ट्रस्ट करता है। ठीक है, अब आप लेकर पूछेंगे भाई मैं आईफोन इसके ऊपर भी लिखूंगा, मैं लैपटॉप के ऊपर भी लिखूंगा, मैं भाई यूट्यूब से पैसे कैसे कमाते हैं इसके ऊपर भी लिखूंगा, स्टॉक मार्केट क्या होती है इसके ऊपर भी लिखूंगा। ऐसे अगर करने लग गए आप तो गूगल ने कहना यार ये बंदा क्या कह रहा है, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, कभी स्टॉक मार्केट की तरफ चला जाता है। मतलब इसको नॉलेज एक चीज़ में परफेक्ट नहीं है, परफेक्शन नहीं है इसकी एक चीज़ के अंदर। ये नॉलेज प्रोवाइड एक चीज़ का नहीं कर सकता क्योंकि आपने अथॉरिटी बनाई ही नहीं। अथॉरिटी तो तब बनेगी जब आप एक चीज़ पे फोकस करेंगे। गूगल को लगेगा कि भाई हाँ ये एक चीज़ के बारे में ही लिख रहा है, इसका मतलब इसके पास नॉलेज ही इस चीज़ का है, इस चीज़ में ये बंदा परफेक्ट है। ठीक है, अब वो कहेगा गूगल के चलो ठीक है जो बड़ी वेबसाइट्स हैं वो तो आएंगी आएंगी, लेकिन मैं इसको एक मौका दे के देखता हूँ कि रैंक होने। ठीक है, रैंक होने के लिए मैं इसको एक मौका देता हूँ, देखते हैं लोगों को कंटेंट पसंद आता है कि नहीं। तो वो मौका देता है जब आपका कंटेंट वैल्यूएबल होता है तो फिर आप रैंक होना शुरू हो जाते हो आहिस्ता 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 आहिस्ता। एक चीज़ होती है सैंडबॉक्स। ठीक है, उसके बारे में मैं बताऊँगा, लेकिन बेसिकली आपको बता दूँ ये सैंडबॉक्स हमारे जो एसईओ प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने खुद नाम दिया, लेकिन गूगल की तरफ से ये नहीं है। उन्होंने नहीं कहा कि हमारे पास ऐसा कोई है सैंडबॉक्स नाम जैसी कोई चीज़ है, लेकिन उन्होंने कहा है कि सैंडबॉक्स बेसिकली कैसे किसे कहते हैं कि जब आपकी वेबसाइट बनती है, ब्लॉग बनता है, तो कुछ अरसे के लिए उसके अंदर जाती है सैंडबॉक्स के अंदर, उधर वो पड़ी रहती है। गूगल उसके ऊपर देखता है कि भाई हाँ क्या चीज़ है, कैसा कंटेंट है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता जब गूगल को ट्रस्ट होने लगता है, आप अथॉरिटी बनाते हो अपनी, तो उधर से बाहर आ जाती है। ठीक है, तो अचानक फिर रैंक हो जाती है। कई बार होता है अचानक रैंक हो जाती है, आप कहते हो कि भाई रातों रात क्या हो गया। ठीक है, इस नहीं होता। स्टार्टिंग के अंदर गूगल आपको देखता है, व्यूज़ नहीं आते, आप जितना मर्जी अच्छा कंटेंट लिख लो, लेकिन आप रहोगे सैंडबॉक्स के अंदर। ठीक है, गूगल ने अब कहा है कि सैंडबॉक्स नाम जैसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन इस तरह क्या एल्गोरिदम है हमारा कि जब एक साइट नहीं होती है तो हम उसको साइड पर रखते हैं देखने के लिए कि भाई क्या हो रहा है कुछ अर्सा। वैसे हम डिफाइन करते हैं इसको 4 मंथ to 6 मंथ। ठीक है, लेकिन इससे पहले भी आप रैंक हो जाते होते हैं डिफरेंट सिनेरियोज में। तो ये चीज़ होती है सैंडबॉक्स। अब आपको मैं बताता हूँ कि निश रिसर्च होती क्या है। ठीक है, अपने टॉपिक को, अपने कैटेगरी को, अपने इंटरेस्ट को फाइंड करना और उसके ऊपर लिखना। ठीक है, ये चीज़ होती है निश रिसर्च करना। क्या अपना आपने एक वो कैटेगरी एरिया डिफाइन करना है जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट है, आप लिख सकते हो। ठीक है, आपको मतलब अपने आप को जोर नहीं देना पड़ेगा कि यार मैंने लिखना है, आपका अंदर से दिल करे कि यार मैं इस टॉपिक के ऊपर लिखूंगा क्योंकि आपने टॉपिक अपने इंटरेस्ट का चूज़ किया होगा। ठीक है, दूसरी बात, अपने कंटेंट को अपनी ऑडियंस के मुताबिक बनाना। अगर एक बंदा कह रहा है कि मिल्क शेक किस तरह बनाते हैं मैंगो का, ठीक है, तो आप अगर रेसिपीज़ वाली वेबसाइट है आपकी, ब्लॉग है आपका, तो जब वो आपके ब्लॉग पर आए तो आपका कंटेंट इस तरह होना चाहिए कि वो उसको वैल्यू दे, वैल्यू प्रोवाइड करें। ये नहीं हो कि आपने पहले मतलब एडिंग दी उसके बाद कुछ लिख दिया और भाई बड़ा बड़ा करके आपने उसको पॉइंट्स के अंदर अगर समझा दिया, सबसे पहले ये स्टेप है, दूसरा ये स्टेप है, तीसरा ये स्टेप है, चौथा ये स्टेप है, स्टार्टिंग के अंदर ही आपने उसको बता दिया, उसके बाद आपने नीचे डिटेल्स में लिख दिया। ठीक है, ये नहीं कि आप स्टार्टिंग पैराग्राफ से कर रहे हो, बड़े बड़े पैराग्राफ सारे, भाई बीच में इमेज भी कोई नहीं है, लग रहा है कि जैसे हम टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री की। ठीक है, इस तरह का कोई सीन कर दिया आपने तो आएगा यार। अब आपको मैं एक चीज़ बताने लगा हूँ। ठीक है, जब यूज़र हमारी वेबसाइट या ब्लॉग के ऊपर आता है, ठीक है, क्लिक करता है, गूगल हमें मौका देता है ना कि हाँ भी रैंक हो जाओ, देखते हैं। गूगल को पता होता है, वो खुद बंदा भेजता है आपकी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, आपकी वेबसाइट पे बंदा आया, उसने देखा कि यार मिल्क शेक बनाने की वेबसाइट, रेसिपी वाली वेबसाइट है, मैं देखता हूँ मिल्क शेक किस तरह बनाते हैं, उसने सर्च किया, उस कीवर्ड पे आप रैंक कर रहे थे, गूगल ने करवाया आपको। ठीक है, बंदा आ गया। अब आपने आगे से कॉन्टैक्ट इतना बड़ा बड़ा लिखा, बेशक चैट जीपीटी से लिखवाया या खुद लिखा, जो भी किया आपने, आपने पैराग्राफ्स बड़े बड़े थे आपकी, अब वो आके देख रहा है कि भाई ये क्या सीन है, वापस चला गया। ठीक है, अब जब वापस गया आपकी वेबसाइट से फिर गूगल के मेन पेज के ऊपर, जब उसने किसी और वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है ना, तब गूगल ने कहना है कि भाई यार इस बंदे को वैल्यू नहीं मिली उस वेबसाइट से। ठीक है, जिस चीज़ के लिए बंदा ही आया था,
इसको उधर से वो चीज़ नहीं मिली, इसलिए ये दूसरी वेबसाइट के ऊपर गया है, ठीक है। फिर 4-5 बंदों को गूगल और भेजेगा। सारी बात है, अगर एक बंदे को समझ नहीं आई तो हो सकता है 4 बंदों को 5 में से ना आए, एक बंदा चलो पढ़ ले आपका कि हाँ भी क्या लिखा है आपने। ये चीज़ होती है। अगर आपने कंटेंट बिल्कुल अच्छे तरीके से मैनेज करके लिखा, पॉइंट्स में लिखा आपने, ठीक है, यूज़र आया, उसको 1 मिनट भी नहीं लगा, उसने रीड किया आपका कंटेंट और चला गया। अब लोग कुछ कहते हैं कि यार बाउंस रेट से मतलब बढ़ जाता है, कि मतलब एक बंदा आया जल्दी से, उसने देखा और 1 मिनट से भी पहले, ठीक है, 10 सेकंड 20 सेकंड या 30 सेकंड उसको लगे, वो निकल गया उधर से, तो बाउंस रेट बढ़ जाता है। भाई बाउंस रेट का अब इतना सीन नहीं होता। अब अगर बंदा आपकी वेबसाइट के ऊपर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, तो गूगल को मैसेज आता है कि हाँ भाई इसको वैल्यू मिली है, इधर से तो गया है। लेकिन अगर वो आपकी वेबसाइट पर आकर दूसरी वेबसाइट के ऊपर चला जाए, तब गूगल कहता है कि भाई इसको उधर से वैल्यू नहीं मिली। क्या है कि आपकी वेबसाइट पर आकर बेशक चला जाए, मसला नहीं है, लेकिन जब आपकी वेबसाइट पर आकर किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेगा तो मसला है, ठीक है। अब आपने निश रिसर्च होती है बेसिकली आइडेंटिफाई करना अपना एक क्राइटेरिया, एक कैटेगरी, ठीक है, एक ब्लॉग जिसके ऊपर फोकस्ड हो, सिर्फ उसी के बारे में लिखे, ठीक है, तो और उसके कंटेंट को इंगेजिंग बनाना। आगे चलते हैं भाई, निश रिसर्च क्यों ज़रूरी है, ठीक है। निश रिसर्च ज़रूरी है भाई अपनी ऑडियंस को टारगेट करने के लिए। जब आप निश रिसर्च करते हैं तो आप अपनी एक ऑडियंस डिफाइन कर लेते हैं कि हाँ भाई ये मेरी स्पेसिफिक ऑडियंस है, मैंने इसके लिए कंटेंट बनाना है, ठीक है। जब आपकी ऑडियंस डिफाइन हो जाती है ना, तो आपके लिए वो परचेज भी करती है जब आपको उसको वैल्यू देते हो। दूसरी बात, जब आप कंटेंट इस तरह का बनाते हो तो आपकी ऑडियंस वो वाली आपके साथ इंगेज भी करती है, ठीक है। अब दूसरा बात आ जाए कंटेंट आइडियाज़, ठीक है। निश रिसर्च जब आप कर लेते हैं अपनी, तो तब आपके पास कंटेंट की कमी नहीं होती, क्योंकि आपको पता होता है, पहले से ही आपने डिफाइन किया होता है कि भाई आपने कंटेंट किस चीज़ के ऊपर बनाना है, ठीक है। आप उसी चीज़ के ऊपर फोकस करके अपना कंटेंट बनाते हो, ठीक है, और आप एक चीज़ को बिल्कुल डीपली जाके कवर करते हो, और आपको पता होता है कि भाई मैंने यही चीज़ के ऊपर लिखना है, और आप जो भी चीज़ उसके अंदर होती है आप उसको कवर करने की कोशिश करते हो। अगर तो आपने सेलेक्ट किया कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है, तो आपके बारे नहीं आ रहे हैं, आप उसमें जानबूझकर घुसोगे कि हाँ भाई ये चीज़ भी इसके अंदर आती है, ये चीज़ भी इसके अंदर आती है, ठीक है। तो कंटेंट आइडियाज़ की कमी नहीं होती, ठीक है, ऑडियंस आपकी डिफाइन हो जाती है। तीसरा है कि मोनेटाइजेशन अपॉर्चुनिटीज़ जो है आपके लिए खुल जाती है, ज़्यादा होती हैं। जब एक कैटेगरी में आप एक्सपर्ट बनते हो, तो जब आपकी ऑडियंस आपके पास आएगी तो वो आपको अथॉरिटी मारने लगेगी, गूगल के साथ साथ ऑडियंस भी कहेगी कि यार इस चीज़ के अंदर ये बंदा परफेक्ट है, ठीक है। नील पटेल है, उसने एसईओ के अंदर परफेक्शन हासिल की और वेबसाइट अपनी ऊपर सजेस्ट पीपल आल्सो आस्क की बाद की चीज़ें उसने जो भी बाय वगैरह किया, वेबसाइट बैकलिंक को भी बाय की उसने। लेकिन सबसे पहले उसने अपनी एसईओ के अंदर अथॉरिटी बनाई। उसकी वेबसाइट के ऊपर जो भी बंदा जाता है, आप, ठीक है, मैं गया, आप गए, आपने देखा कि यार एसईओ के अंदर ये बंदा मास्टर है, ठीक है, तो आप दोबारा उसकी वेबसाइट के ऊपर जाओगे, ठीक है। एक बार वैल्यू मिल गई आपको पता चल गया कि भाई ये बंदा मास्टर है, इसने जो भी लिखना है एसईओ के ऊपर ही लिखना है, तो एसईओ के अंदर ये स्पेशलिस्ट है, तो बार बार आप जाओगे उसके पास। आपके मतलब आप अगर एसईओ को अभी आपने स्टार्ट किया है या पहले से कर चुके हैं, तो आप नील पटेल का नाम तो ज़रूर सुनोगे, ऊपर सजेस्ट का नाम भी आपने सुना होगा, ठीक है, बैकलिंको का भी सुना होगा जो कि अभी बैकलिंक को रही नहीं है, ठीक है, तो पीपल आल्सो आस्क इसका भी सुना होगा। अब बंदे बार बार इसके ऊपर क्यों जाते हैं, क्योंकि उनको वैल्यू प्रोवाइड की हुई है, एक नीश के अंदर है, ठीक है। अगर वो एक नीश सेलेक्ट ना करता, ठीक है, मिसाल के तौर पर अब वो एसईओ का बंदा है, लेकिन वो कहता है कि भाई नहीं मैं ये भी लिखूंगा रेसिपी भी लिखूंगा एक ही वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, तो किसने जाना था, ठीक है, ये चीज़ें होती है। अब पाकिस्तान की वेबसाइट्स हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, अब वो एक किस्म से न्यूज़ वेबसाइट उनको कह लो कि जो यहाँ का जो कुछ भी होता है उधर मिल जाता है, लेकिन बंदा तो नहीं जाता। अब मैंने कोई फ्रीलांसिंग के लिए या ऑनलाइन अर्निंग के लिए जाना है तो मैं बिंग गुरु के ऊपर ज़रूर जाऊँगा, जो कि हिशाम सर्वर का है, ठीक है। सर हिशाम सर्वर ने binguru.com बनाई है, ठीक है, उसके ऊपर फ्रीलांसिंग के रिलेटेड कंटेंट होता है, तो मैं उधर जाऊंगा। अब जब हम बात कर रहे थे मोनेटाइजेशन की, ठीक है, इससे क्या होता है कि मोनेटाइज आपके एफिलिएट मार्केटिंग, स्पॉन्सर्ड आपको मिल जाते हैं, और आप अपना भी प्रोडक्ट बना सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं।
जनता जो है आएगी, वो क्यों परचेज करेगी भाई? क्योंकि आप अथॉरिटी हो, आपको वो मानते हैं, आपने उनको सिखाया कुछ। जब आपसे कुछ मिल जाता है ना किसी बंदे को, तो वो आपको एक कुछ समझने लग जाता है। अपने माइंड के अंदर ये साइकोलॉजी है कि अगर आप किसी बंदे को वो प्रोवाइड कर दो जो उसके पास नहीं है, या आपके अंदर वो चीज़ है जो उसके पास नहीं है, तो वो अंदर ही अंदर आपको अथॉरिटी मानता है। ठीक है, तो इसी तरह हमारे साथ, हमारे ब्लॉग के साथ होगा। ठीक है, तो इन्हांस मोनेटाइजेशन अपॉर्चुनिटीज़, समझ गया आपको? मैं यार इधर उधर निकल जाता हूँ ज़्यादा डीपली थोड़ा सा, तो इसके लिए सॉरी। बाकी आपको सिखा रहा हूँ यार जो मेरे पास है। बाकी इम्प्रूव्ड एसईओ रैंकिंग, लास्ट वाला पॉइंट है हमारा कि एसईओ रैंकिंग, ये तो जाहिर सी बात है यार। गूगल का मैंने आपको बताया कि क्या सीन है। जब आप एक ही चीज़ को कवर करोगे ना, गूगल को पता चलेगा कि भाई इसने सब कुछ कवर किया है इस टॉपिक के ऊपर, अथॉरिटी वाला बंदा है। या आप ये दफ़ा सुनोगे कंटेंट इज़ द किंग। जब आपने कंटेंट बिल्कुल अच्छे वाला लिख लिया ना कि ऑडियंस को पसंद आया, देखो गूगल को सब कुछ पता है कि आपका कंटेंट किस तरह का है, आपने इसके अंदर वैल्यू प्रोवाइड की कि नहीं, आपने चैट जीपीटी से लिखवाया है या खुद लिखा है, या आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है। ठीक है, ये गूगल को सब कुछ पता है। अब गूगल कहता है कि चलो ठीक है, इसको मौका दे देते हैं, ऑडियंस को दिखा देते हैं। जब ऑडियंस को दिखाते हैं, जब ऑडियंस को भी पसंद नहीं ना आता, तो फिर आप गए उधर से। इसलिए नीच को एक को पकड़ के उसके ऊपर फोकस रह के सारा कंप्लीट कर दो नीच को एक को। उसके बाद फिर उससे रिलेटेड नीच के अंदर डाटा डालना शुरू कर दो उस वेबसाइट के अंदर। जब एक कैटेगरी को आप बिल्कुल क्लियर फुल कर लो कवर, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने बैकपैक्स, ट्रैवल बैकपैक्स के ऊपर एक नीच बनाई, तो मैंने उसको कंप्लीट कर लिया। जितने बैकपैक्स थे, जो भी सीन था, मैंने सारा कवर कर लिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है कवर करने के लिए। ठीक है, मैंने 100-150 ब्लॉग पोस्ट लिख दिया, आर्टिकल लिख दिए। अब मैं क्या करूँगा, मैं ट्रैवल एसेसरीज के ऊपर चले जाऊँगा, क्योंकि बैकपैक भी एक ट्रैवल एसेसरी है। अब मैं जाऊँगा टूल्स के ऊपर, साथ में वो लिखना शुरू कर दूँगा टूल्स के ऊपर। जब एक अथॉरिटी बन जाएगी मेरी, तो टूल्स के ऊपर जब मैं लिखूँगा तो रिलेटेड ही है ट्रैवल के, तो गूगल को ये नहीं जाएगा, क्योंकि इतना तो हमने लिख दिया उसके ऊपर कि किसी और वेबसाइट ने लिखा ही नहीं है। तो अब हम टूल्स की तरफ चले जाते हैं, टूल्स का लिखेंगे। जब टूल्स कवर हो जाएंगे, तो मैं फिर अपने जो हमारे सूट्स वगैरह होते हैं, हमारी ट्रैवलिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स, तो आहिस्ता आहिस्ता उसको मैं ब्रॉड करते करते पूरी ट्रैवलिंग उसके अंदर कवर कर लूँगा। ठीक है, ये एक हो सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत देर लगती है। अगर आप सही तरह काम करेंगे तो आप चला सकते हैं, नहीं तो आपको अपनी वेबसाइट 1-2 साल के अंदर अंदर फ्लिप करनी पड़ जाती है, क्योंकि आपको अंदर से डर लगा होता है कि भाई पेनल्टी ना लग जाए, गूगल की एक अपडेट आनी है और आप उस। ठीक है, तो अगर आपने सही तरह काम किया है तो आपको ये चीज़ नहीं सताएगी अंदर ही अंदर से कि भाई गूगल की अपडेट आनी है और मेरी वेबसाइट ठूस हो जानी है। ठीक है, तो ये था 4 मैंने आपको बताया। ऑडियंस आपकी टारगेट हो जाती है, आपको पता चल जाता है कि ऑडियंस मेरी कौन सी है, और आपकी ऑडियंस को भी पता चल जाता है कि भाई आप कौन हो। और कंटेंट आइडिया की कमी नहीं होती, आपको पता होता है कि भाई मैंने क्या लिखना है, किसके ऊपर लिखना है, पहले से ही आपने डिफाइन कर लिया होता है। मोनेटाइजेशन अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ जाती हैं और एसईओ रैंकिंग आपकी इंप्रूव होती है। ठीक है, ये कवर कर लिया हमने। आगे हम चलते हैं, आगे भाई हमारे पास क्या है। कहते हैं कि हाँ भाई, हाउ टू कंडक्ट निश रिसर्च। सबसे पहले भाई आइडेंटिफाई योर पैशन। अपना पैशन को आइडेंटिफाई करो, जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट है, उसी के ऊपर लिखो। कोशिश करो कि वही चीज़ सेलेक्ट करो जिसके ऊपर आपकी ग्रिप है, आप क्यूरियस है उसके बारे में। जब आप क्यूरियस होगे तो आप उसके ऊपर और रिसर्च करोगे, डिटेल में जाओगे। जनता जो हमारे पास आती है यार, देखो हर कोई अपने कंफर्ट जोन में है, ठीक है, वो बाहर नहीं निकलना चाहता। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर आप उसके ऊपर रिसर्च करते हो, ठीक है, आपने रिसर्च की, कंफर्ट जोन से बाहर गए, हर बंदा नहीं कर सकता भाई, तो आपने रिसर्च करके कंसाइज तरीके से जनता को प्रोवाइड किया। ठीक है, तो जनता कहेगी कि यार हाँ, इधर से मुझे मिल रहा है, ये काम मेरा आसान कर रहा है, तो बस वो आपके पास आना शुरू हो जाएगी। यार मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की, जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर रिसर्च करोगे ना उसके ऊपर, तो जनता आएगी। क्यों करोगे रिसर्च? जब आपका पैशन होगा। ठीक है, तो अपना पैशन आइडेंटिफाई कर लो कि हाँ भाई मैंने इधर जाना है। और ये नहीं होगा कि आपने, अगर मिसाल के तौर पर आपका पैशन कोई भी हो, तो आप वो सिलेक्ट करो और उसके ऊपर लिखना शुरू कर दो। उससे पहले आपने कीवर्ड रिसर्च और अब सारा कुछ एनालिसिस कर लेना कि भाई इसके अंदर ट्रैफिक है, मैं इनकम बना सकता हूँ कि नहीं। भाई ये हम बिजनेस के लिए लेके चल रहे हैं, ये नहीं कि हमने जनता की मदद करनी है, वो है कि हमने वैल्यू देनी है, ये तो मस्ट है। अर्निंग से भी पहले ही आता है कि हमने वैल्यू देनी है, उसके बाद अर्निंग आती है। लेकिन अगर आपने स्टार्ट किया कि उसके अंदर ऑडियंस ही नहीं है, सर्चेज ही नहीं हो रहे, तो फिर फायदा तो कोई नहीं है। ठीक है, तो पैशन आइडेंटिफाई करो। ठीक है, उसके बाद एनालाइज कॉम्पिटिटर्स। अपने कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करो,
वो क्या कर रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, ठीक है, और आप उनसे कैसे सीख सकते हो। कंपटीटर्स आपके सबसे बेस्ट टीचर्स होते हैं, ठीक है। आपने उनको देखना है, उनका कंटेंट देखना है, वो किस तरह उनका स्केड्यूल देखना है, वो कैसे पोस्ट करते हैं, कितने वक्त के बाद करते हैं, और क्वालिटी क्या है उनकी, ठीक है, कैसे इमेजेस बनाते हैं। जितने आपके कंपटीटर्स हैं ना, आपने सबकी लिस्ट बनानी है। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। लिस्ट बनाकर उनको आइडेंटिफाई करना है आपने कि हाँ भाई ये क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे, ठीक है। आपने असल में ना यूनिक सेलिंग पॉइंट ढूंढना है उनका, यूएसपी इसको कहते हैं। ये सेलिंग क्या बनाता है, आपने यूएसपी यूनिक सेलिंग पॉइंट ढूंढना है कि भाई ये ऐसा क्या कर रहे हैं कि भाई लोग इनके पास आ रहे हैं भाग भाग कर, ठीक है, और गूगल भी इनको अथॉरिटी मार रहा है। जब आपने ये अपने 10-15 जो कंपटीटर्स होंगे, ठीक है, जिनके ऊपर आपने बनाना है ब्लॉग, वो पहले से बने हुए हैं कुछ ब्लॉग, तो उनको आप देखो क्या कर रहे हैं। जब आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा आप भाई ये चीज़ें करके ये इधर तक पहुंचे और इससे एक्स्ट्रा मैं क्या कर सकता हूँ। जिस दिन आपने एक्स्ट्रा कर दिया ना और गूगल को पता चल गया, आपने दिखा दिया गूगल को, या रॉकेट बन जाएगी भाई आपकी वेबसाइट ब्लॉग, ठीक है। दूसरा एनालाइज कंप्लीट हो गया। कंडक्ट कीवर्ड रिसर्च, भाई अपनी कीवर्ड रिसर्च कंडक्ट करो। एसईओ वाले टूल लो, ठीक है, बेस्ट है। उसके ऊपर कीवर्ड डालो अपना, भाई जो भी चीज़ें हैं यूट्यूब से सीख लो, मैं भी वीडियो बना दूंगा। अपना काम करो कीवर्ड रिसर्च, यार मुश्किल काम नहीं है, बहुत ईजी काम है, आपको सारा काम टूल करके दे देता है बस, ठीक है। क्रिएट एन ऑडियंस पर्सोना, ठीक है, अपनी ऑडियंस को अंडरस्टैंड करो, उनके डेमोग्राफिक्स, उनका इंटरेस्ट, उनके पेन पॉइंट्स, ठीक है, उनकी परेशानियाँ देखो कि भाई वो क्यों आ रहे हैं, क्या चीज़ उनको चाहिए मेरे से जो मैं दे सकता हूँ या दूसरे नहीं दे रहे, मैं दूंगा। बस आपने उनके प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, आप कामयाब हो गए, ठीक है। परफॉर्म कंटेंट गैप एनालिसिस, ये आपको मैंने बताया अभी कि आपने जब कंपटीटर एनालिसिस करना है तो आपने गैप फाइंड करना है कि भाई क्या गैप है इसके अंदर, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब आपको बताना पहले की है, ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले की, आपने गैप फाइंड कर लेना है कि भाई क्या गैप है, मैं इसके अंदर आ सकता हूँ या नहीं आ सकता, ठीक है। जब आपने गैप फाइंड कर लिया तो फिर आप जाएंगे, ठीक है, और उस गैप को फिल करेंगे। गूगल के आ जाओ भाई, आपका ही इंतज़ार था, ठीक है। अब स्टे अपडेटेड विद ट्रेंड्स एंड न्यूज़, ये हमारा आखिरी पॉइंट है इसका, कि आपने जो ट्रेंड्स आ रहे हैं आपकी कैटेगरी के रिलेटेड, ठीक है, और गूगल के अपडेट्स भी मैं कहूँगा कि आप इसके अंदर शामिल करें। जो भी चीज़ें आ रही हैं उनसे आपने अपडेटेड रहना है, अपनी ऑडियंस को भी अपडेट रखना है, ठीक है। ये नहीं होगा कि भाई आप ChatGPT से लिखवा रहे हैं और वो 2021 सितंबर वाला आपको बता रहा है सारा कुछ, ठीक है। अगर तो कर सकते हो परचेज तो कर लो ताकि आपको रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिल सके। नहीं कर सकते तो भाई अपनी वैसे मैनुअली रिसर्च इतनी स्ट्रॉन्ग रखो कि मसला ना बने, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अभी देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग योर निश रिसर्च, ये क्या कह रहा है भाई, वो कह रहा है कि अपनी रिसर्च को ऑर्गेनाइज करो, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपने नोट्स बनाओ, स्प्रेडशीट्स बनाओ, ठीक है। टूल्स, ट्रेलो जैसे टूल्स हैं, आपका जो ट्रैक है उसको ट्रैक के लिए या ट्रैकिंग के लिए ना, ट्रेलो जैसे टूल्स हैं उनको आप यूज़ करो, ठीक है, ताकि आप ऑर्गेनाइज रहो। अब आपको एक्सेल का मैं बता दूँ या गूगल स्प्रेडशीट जो है उसका बताता हूँ। आपने अब कीवर्ड रिसर्च की, आपने एक प्लान बना लिया, भाई हाँ ये मेरे कीवर्ड्स हैं, आपने वो सारे एक कॉलम में लिख दिए, इधर लिख दिया उनका टाइटल, आगे लिख दिया कि भाई हाँ ये कीवर्ड्स इसके अंदर इस्तेमाल होने हैं, इतनी मैंने इमेजेस लगानी है, इतने मैंने बैकलिंक्स लेने हैं, इतनी अथॉरिटी वाली से लेने हैं, ठीक है। ये आपने पूरा डाटा बना दिया। ये मैं आपको लाजमी बताऊंगा आने वाली वीडियोस के अंदर कि आपने किस तरह ट्रैक करना है एक्सेल के थ्रू या गूगल स्प्रेडशीट के ऊपर शीट बनाकर, ठीक है। मेरे पास कुछ शीट्स पड़े भी हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगा, बाकी आपको सिखाऊंगा, ठीक है। ये सबसे मस्त चीज़ है। अगर आपके पास ये चीज़ है ना तो आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होगी, ठीक है। क्रिएट कैटेगरीज फॉर कीवर्ड्स, कंपटीटर्स एंड कंटेंट आइडियाज। देखो जब आपने ब्लॉग स्टार्ट करना है तो उससे पहले आप एक डाटा बनाओगे, उसमें आपने कीवर्ड्स की कैटेगरीज बना देनी है, ठीक है, और अपना कंटेंट आइडियाज़ की कैटेगराइज कर लेना है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊंगा, मैं बात करता हूँ टॉपिकल अथॉरिटी की और क्लस्टरिंग की। आपने क्लस्टर बनाना है। क्लस्टर बेसिकली क्या होता है कि आपने एक टॉपिक लिया, उसको कवर कर दिया, एक ही निश के अंदर दूसरा लिया, उसको कवर कर दिया, तीसरा लिया, उसको कवर कर दिया, ठीक है, और उनको आपस में इंटरनल लिंकिंग के थ्रू लिंक कर दिया, इंटरनल लिंक कर दिया उसको आपस के अंदर, तो वो आपका क्लस्टर बन गया एक, ठीक है। गूगल को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि भाई हाँ
जब बंदा एक बार आता है आपके पेज के ऊपर, वो रीड करता है, उसको वैल्यू मिलती है, तो लिंक जब लगा होता है ना, उसके ऊपर क्लिक करता है भाई वो। आपने कई वेबसाइट्स के अंदर देखा होगा, आपको इंटरनल लिंक का पता होगा ना, जो हमारा हाइपर लिंक होता है, एक लफ्ज़ लिखा होता है, वर्ड लिखा होता है, उसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो वो किसी और वेबसाइट या और पेज के ऊपर लेके चले जाता है हमको। तो इसी तरह हमने वर्ड्स के अंदर हाइपर लिंक करना है अपना और पेज जो उससे रिलेटेड हो, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ बेस्ट नॉइज कैंसिलेशन हेडफोन्स फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं आर्टिकल लिखा, अब मैं लिख रहा हूँ भाई बेस्ट नॉइज कैंसिलेशन जो ईयरबड्स हैं या हेडफोन्स हैं वो कौन कौन से हैं। जब नॉइज कैंसिलेशन होगा उसके ऊपर मैं हाइपर लिंक लगा दूंगा अपनी दूसरी पोस्ट का, जिसके बारे में जिसमें मैंने बताया होगा कि नॉइज कैंसिलेशन क्या चीज़ होती है, ठीक है। इस तरह रिलेटेड इसको क्लस्टर बना देना हमने सारा, ठीक है। ये चीज़ होती है ऑर्गेनाइज करना अपनी नीश रिसर्च को। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी यार, अगर नहीं आई तो कमेंट्स में आप लाजमी पूछना जो भी क्वेश्चन हो आपका, और मुझे बताना कि भाई और क्या क्या मैं कर रहा हूँ, मतलब कर सकता हूँ, या मैंने कुछ मिस किया तो वो भी बताना। आगे चलते हैं भाई हम। नीश रिसर्च इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस। ये यार बात अब पहली बार मेरे ख्याल में सुनी होगी आपने, नीश रिसर्च इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस। ये यार ये नहीं है कि आपने पहले ही करके रख लिया सब कुछ, उसको हम नीश रिसर्च कह देंगे, नहीं। नीश रिसर्च जब आपने ब्लॉग बना लिया उसके साथ साथ भी चलेगी, ये सारी चीज़ें आपको साथ साथ करनी पड़ेंगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पहले करनी पड़ेंगी। जिस तरह आपने अपना गैप फाइंड करना है, ठीक है, अपनी जगह बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कभी यार अगर मैं ये चीज़ें करता हूँ तो मेरी जगह बन जाएगी, गूगल मुझे एक्सेप्ट करेगा भाई मैं ये चीज़ें करता हूँ। लेकिन उसके बाद की भी चीज़ें हैं, इस तरह आपको अपना कंपटीटर का एनालिसिस करना पड़ेगा, कीवर्ड रिसर्च आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको कंटेंट जो है उसको देखना पड़ेगा कि भाई कौन कैसा लिख रहा है, मैं किस तरह इंप्रूव कर सकता हूँ, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद भाई हम आ जाते हैं, अब नीचे एक पॉइंट रह गया भाई, अडॉप्ट बेस्ड ऑन फीडबैक एंड डाटा, ठीक है। ये क्या कहना है, कहता है आपको जो भी फीडबैक मिलेगा अपनी ऑडियंस से, जब आपका कंटेंट इंगेजिंग होगा तो आपको यार फीडबैक देगी जनता जो भी आएगी। तो फीडबैक जो है ना यार ये सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। जब आपको एक बंदा बता रहा है ना कि भाई यार आपके प्रोडक्ट में ये मसला ये, अब बेशक वो उसे में कह रहा है, आप उसके हाथ चूम लो भाई जाकर, भाई आपने मुझे बता दिया कि मेरे प्रोडक्ट में क्या मसला है। लोग तो पे करते हैं भाई, एजेंसीज को हायर करते हैं, मुझे बताओ भाई मेरे प्रोडक्ट के अंदर क्या मसला है, ठीक है। इस तरह के कस्टमर को आपने कभी जाने नहीं देना, ठीक है। ये बिजनेस का आपको बता रहा हूँ। तो अभी जब आपको कोई फीडबैक दे या आप किसी से कह कर लो कि हाँ भाई मुझे बताओ मेरी वेबसाइट के अंदर ब्लॉग के अंदर क्या मसला आ रहा है, तो उसके मुताबिक आपने अपने डाटा को ऑर्गेनाइज, अपनी निश को ऑर्गेनाइज कर देना है, उसको फिर से अच्छे तरीके से लिख देना है। अगर कोई मसला है आ रहा है फीडबैक के मुताबिक कर देना बेसिकली यार। आगे जाते हैं भाई, क्या है वो खत्म हो गया भाई कंक्लूजन। अब हमने क्या, अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, ठीक है, प्रोवाइड वैल्यू, स्टे कंसिस्टेंट। इनकी तो समझ आ गई होगी यार, मेरा गला भी बड़ा बैठ सा गया है। तो अपनी ऑडियंस को अंडरस्टैंड करो, प्रोवाइड वैल्यू, उनको वैल्यू दो, स्टे कंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट वाला जो लफ्ज़ है ना इसके ऊपर पक्की हो जाओ, और ये प्रोवाइड वैल्यू वाला जो है ना इसको अर्निंग से पहले रखो। अभी आप कह रहे हो ब्लॉग बनाऊंगा अर्निंग शुरू हो जाएगी, ये इस तरह नहीं होगा भाई। 6 महीने आप लगा लो, साल भी लगा लो, नहीं होगी। अगर हो भी गई तो आप कहोगे यार गूगल बहुत थोड़ी अर्निंग दे रहा मुझे। बेसिकली जब आप ये सोचोगे कि यार जो भी मेरे पास आएगा उसको मैं वैल्यू प्रोवाइड करनी है, और जिस चीज़ के लिए आ रहा है वो लेकर जाए, अच्छे तरीके से लेकर जाए, ठीक है, उसके लिए आसानी पैदा करनी है मैंने, ठीक है। जब आपने ये चीज़ कर ली तो यार अर्निंग तो आपको होगी ही होगी, ठीक है। अगर आपने ये चीज़ कर ली कि वैल्यू मिलने लग गई तो यार आप ऐसे ऊपर जाओगे, गूगल आपको ऐसे उठाएगा, जनता आपके पास वापस आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ लो यार, इनको पल्ले बांध लो कि अपनी ऑडियंस को पहले अंडरस्टैंड कर लो, उनके मुताबिक उनको वैल्यू दो और कंसिस्टेंट रहो। अब आपको मैं एक लास्ट चीज़ बताता हूँ। आपने एक ब्लॉग पोस्ट किया, ये कंसिस्टेंट वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ। एक ब्लॉग पोस्ट किया 1 मई को, ठीक है, वो अब रैंक होगा 6 महीने बाद, ठीक है। तो साल के आप जनवरी में ले लिया, मेरा अभी हिसाब इतना नहीं है। जनवरी में आपने 1 जनवरी को एक ब्लॉग पोस्ट की, वो कब होगी, जून के अंदर। 1 जून को 1 जून को वो जाके रैंक होगी गूगल के अंदर 6 महीने बाद। जब आपने 2 तारीख को की तो वो 2 जून को होगी, मतलब 2 जनवरी को की तो 2 जून को वो रैंक हो जाएगी। 3 जून को की 3 जनवरी को की तो 3 जून को हो जाएगी भाई, ठीक है। 6 महीने लगेंगे। अगर आपने 1 जून को एक पोस्ट की, वो तो 1 जनवरी को एक पोस्ट की तो 1 जून को हो गई 6 महीने बाद।
अगर आपने 10 जनवरी को उसके बाद फिर किया तो वो फिर 10 जून को उससे आगे उसको 6 माह लगने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने 20 जनवरी को की तो फिर 20 जून को होगी। इस तरह अगर आप डेली करोगे तो आपको फल भी जल्दी मिलेगा भाई। ये चीज़ रख लो, कंसिस्टेंट रहो। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है जो आपको सीखनी चाहिए, बेसिक के अंदर ही, ठीक है। ये चीज़ आप पकड़ लो, कहीं में नहीं जाते ब्रो, ठीक है। बाकी सब्सक्राइब कर देना। वीडियो बहुत लंबी हो गई यार, अभी पता नहीं अभी इधर तक पहुंचा भी होगा, कोई नहीं पहुंचा होगा मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में मैंने इस तरह की वीडियोस बनानी शुरू कर दिया, तो ये इस तरह की वीडियो देखता कोई नहीं है ब्रदर, ठीक है। बाकी अगर आप इधर पहुंचे हो तो लव यू, आपने जो भी सीखा मुझे बता देना कि भाई हाँ ये चीज़ आपका थैंक यू, आपने हमें बताया। और आप भी मुझे बताना आगे से भाई कि ये चीज़ें मिस की हैं आपने, ये चीज़ें आनी चाहिए थी। तो फिर मेरी तरफ से भी पहले ही थैंक यू आपको। आपने सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, जो भी करना है कर दो यार, ग्रो करते हैं कम्युनिटी को। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो अगर नहीं किया तो, उसके अंदर टूल्स वगैरह आपको शेयर करता रहता हूँ, इन्फॉर्मेशन जो भी रिलेटेड होती है। तो बाकी मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।